हाँ प्यारे विद्यार्थियों, तरुण स्कूल के इस YouTube चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। आज अपन पढ़ेंगे क्लास 10, अपना चैप्टर चल रहा था लोकतंत्र। इसमें अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था लोकतंत्र के दोष, उससे पहले पढ़ा थे गुण और दोष पढ़े थे। आज अपन पढ़ेंगे लोकतंत्र के सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन कौन सी है, यानी लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए किन किन परिस्थितियों का होना जरूरी है। इससे पहले मेरा आपसे आग्रह है कि सभी विद्यार्थी तरुण स्कूल पीकेडी चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने यार दोस्तों को भी सब्सक्राइब करने के लिए कहें। अब अपन चलते हैं अपने टॉपिक पे। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक परिस्थितियां क्या क्या होनी जरूरी है। तो सबसे पहली बात है या परिस्थिति है वो क्या है, शांति तथा व्यवस्था का होना जरूरी है। यानी किसी भी राष्ट्र के अंदर जब तक शांतिपूर्ण माहौल नहीं होगा तब तक वहां सफल लोकतंत्र का संचालन नहीं किया जा सकता। इसमें देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए देश में आंतरिक यानी देश के अंदर व्यवस्था सामान्य होनी चाहिए और शांति का वातावरण होना चाहिए। अच्छी व्यवस्था नहीं है, सामान्य व्यवस्था नहीं है और शांति का माहौल नहीं है तो वहां लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती। ऐसी स्थिति में अब देखो, सामान्य स्थिति होती है, शांति का वातावरण होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या क्या देखने को मिलता है, सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है। सत्ता के विकेंद्रीकरण से अभिप्राय है कि शासन शक्तियां किसी एक संस्था एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती है। शक्तियों का क्या होता है, बंटवारा होता है। सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा या संघवाद जिसको कह सकते हैं। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण बना रहता है, यानी सत्ता केंद्रीकरण नहीं होती, किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होती। सत्ता का केंद्रीकरण तानाशाही का रूप है और सत्ता का विकेंद्रीकरण लोकतंत्र का रूप है। तो ऐसी अवस्था में शांति व्यवस्था होती है तो वह सत्ता का विकेंद्रीकरण होता है और व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का उपभोग करते हैं। यानी प्रत्येक व्यक्ति को जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है वहां प्रत्येक व्यक्ति को अपनी स्वतंत्रता भोगने का सुख मिलता है। अगर देश में राजनीतिक अस्थिरता का मतलब होता है कि शासन व्यवस्था स्थिर नहीं है और व्यवस्था राजनीतिक स्थिरता और व्यवस्था को चुनौती देने वाले आंदोलन चलते हैं। यानी राजनीतिक सरकार को आंदोलन चुनौती देने के लिए कोई आंदोलन चल रहे हैं, उस राष्ट्र राज्य में शांतिपूर्ण माहौल नहीं है, विद्रोह हो रहे हैं, हिंसा हो रही है, तोड़फोड़ हो रही है, उपद्रव हो रहा है, तो वहां बाहरी आक्रमण का भी खतरा हो सकता है। तब सत्ता का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। यानी ऐसी स्थिति में, यानी बाहरी देश के अंदर आंतरिक अशांति है या बाहरी आक्रमण का भय खतरा बना रहता है, तो ऐसी स्थिति में क्या राष्ट्र में आपातकाल लगाया जाता है, यानी सत्ता का क्या हो जाता है, केंद्रीकरण हो जाता है। जैसे अपने भारतीय संविधान में भी ये जो अनुच्छेद 352 है, 352 के तहत क्या होता है कि देश के अंदर आंतरिक अशांति और सशस्त्र विद्रोह हो रहा है या बाहरी आक्रमण का खतरा होता है, तो ऐसी स्थिति में अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल लगाया जाता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है, सत्ता का केंद्रीकरण हो जाता है। ऐसी स्थिति में नागरिकों को जो मौलिक अधिकार दिए गए वो अधिकार में कटौती होती है, छीन ली जाती है, तो वहां लोकतंत्र क्या दम तोड़ने लगता है। तो इसमें देखो, सत्ता का केंद्रीकरण कर लिया जाता है, यानी सत्ता वन मैन केंद्रित हो जाती है। इस स्थिति में लोकतंत्र क्या करता है, दम तोड़ने लगता है। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक परिस्थिति पहली जरूरी है, शांति व्यवस्था का होना जरूरी है। शांति व्यवस्था में सत्ता विकेंद्रीकरण रहती है और जनता को, नागरिकों को अधिकार मिलते हैं और वहां लोकतंत्र सफलतापूर्ण संचालन होता है लोकतंत्र का। दूसरा आवश्यक परिस्थिति क्या है कि सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था, यानी लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्र की आर्थिक स्थिति का मजबूत होना जरूरी है। जिन जिन राष्ट्रों की आर्थिक स्थिति मजबूत है वहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था काम कर रही है और जिस राष्ट्र राज्य की आर्थिक स्थिति कमजोर है वहां लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसमें देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का मजबूत होना जरूरी है। यदि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था औद्योगिक संकट से गुजर रही है, यानी औद्योगिक संकट है राष्ट्र में, तो ऐसी स्थिति में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था लड़खड़ा जाती है, यानी वहां लोकतंत्र के सफल संचालन नहीं हो सकता, ऐसी लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थापित नहीं की जा सकती है। जैसे उदाहरण के रूप में प्रथम विश्व युद्ध की बात करें, प्रथम विश्व युद्ध के बाद में इटली और जर्मनी के अंदर क्या हुआ था, राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था लड़खड़ा गई थी, जिनकी वजह से लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अंत हुआ और तानाशाह हिटलर मुसोलिनी जैसे तानाशाह शासकों का उदय हुआ था।
तो दूसरा आवश्यक परिस्थिति क्या जरूरी है कि सुदृढ़ राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था का होना जरूरी है। किसके लिए? लोकतंत्र की सफलता के लिए। तीसरा है आर्थिक समानता की स्थापना। आर्थिक समानता की स्थापना से अभिप्राय यह है कि अमीर और गरीबों के बीच में जो विषमताएं हैं, जो गहरी खाइयां हैं, उनको कम किया जाए। आर्थिक लोकतंत्र जब तक स्थापित नहीं होगा तब तक राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना नहीं की जा सकती है। तो आर्थिक विषमता का अंत होना जरूरी है। तो इसमें देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ होने के साथ साथ आर्थिक समानता भी जरूरी है। यानी देश की आर्थिक स्थिति मजबूत है, उस राष्ट्र के अंदर अगर आर्थिक समानता नहीं है तो वहां लोकतंत्र का सफल संचालन नहीं हो सकता है। तो राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के मजबूती के साथ साथ में और क्या जरूरी है? आर्थिक समानता भी जरूरी है। यानी अमीरी और गरीबी के बीच में जो चौड़ी खाई है उनको कम किया जाए, यानी विषमताएं नहीं होनी चाहिए। आर्थिक समानता होने से क्या होता है कि वर्ग संघर्ष से बचा जा सकता है। वर्ग संघर्ष का मतलब है कि आर्थिक स्थिति के आधार पर समाज दो वर्गों में बंटा होता है। एक पूंजीपति वर्ग जिसको बुजुर्ग वर्ग कहते हैं, और एक जनसाधारण मजदूर गरीब लोगों का जो वर्ग है उसको सर्वहारा वर्ग कहते हैं। तो जब तक आर्थिक समानता नहीं होगी तो इन दोनों वर्गों के बीच में क्या है? वर्ग संघर्ष की स्थिति बनी रहेगी। यानी पूंजीपति जो है मजदूरों का, गरीबों का शोषण करेंगे और शोषण करेंगे, उनके अधिकारों को छीनेंगे, तब तक इन दोनों वर्गों के बीच में संघर्ष की स्थिति पैदा होगी और संघर्ष की स्थिति में शांतिपूर्ण माहौल पैदा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में लोकतंत्र का सफल संचालन नहीं किया जा सकता है। अगला आवश्यक परिस्थिति क्या है? सामाजिक न्याय की स्थापना। सामाजिक न्याय की स्थापना से अभिप्राय यह है कि व्यक्तियों के बीच में, यानी किसी भी राष्ट्र में किसी भी जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, लिंग, जन्म स्थान इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। भेदभाव होगा तो वहां असमानता होगी, तो वहां संघर्ष, टकराव देखने को मिलेगा, मनमुटाव देखने को मिलेगा, विमर्श की भावना पैदा होगी लोगों में, वहां लोकतंत्र सफल संचालन नहीं हो सकता है। तो सफल संचालन के लिए सामाजिक न्याय की होना जरूरी है। इसमें देखो, व्यक्तियों के बीच में जाति, धर्म, भाषा, रंग, नस्ल, लिंग, जन्म स्थान आदि के आधार पर भेदभाव न हो और सभी व्यक्तियों को कानून के सामने, और राष्ट्र में रहने वाले सभी व्यक्ति राष्ट्र के कानून के सामने क्या होने चाहिए? समान होने चाहिए, समान माने जाने चाहिए, और सभी व्यक्तियों को समान रूप से कानूनी संरक्षण भी मिलना चाहिए। यानी समाज में किसी भी व्यक्ति को जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा इत्यादि के आधार पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए, न किसी को विशेष अधिकार मिलना चाहिए। सभी को समान देखा जाना चाहिए, सभी को कानून की नजर में सबको समान संरक्षण मिलना चाहिए, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं मिलना चाहिए। तो ये तो हो गई सामाजिक न्याय की स्थापना लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए जरूरी है। अगली लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है? शिक्षित व जागरूक जनता का होना जरूरी है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अंतिम शक्ति जनता में निहित होती है। शिक्षित और जागरूक जनता है तो एक स्वच्छ जनमत का निर्माण करती है। यानी ऐसे व्यक्ति अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए शासन व्यवस्था या हर गतिविधि में भाग लेते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में मत देने का अधिकार जो व्यक्तियों को दिया जाता, प्रत्येक व्यक्ति को मिला हुआ है, लेकिन शिक्षित और जागरूक जो व्यक्ति है अपने मताधिकार का जो प्रयोग है विवेकपूर्ण ढंग से करते हैं। बाकी जो अनपढ़ है, योग्य है, ऐसे व्यक्ति क्या करते हैं? किसी दूसरे के लालच, लोभ, प्रलोभन में आकर के अपने मताधिकार का दुरुपयोग करते हैं। यानी वो व्यक्ति क्या करते हैं? किसी के झांसे में, लालच में आकर के मताधिकार का प्रयोग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अब एक तो किसी के कहने पर या किसी के दबाव में आकर के कोई कार्य करता है, कोई निर्णय लेता है, कोई अपनी राय प्रकट करता है, और एक व्यक्ति सूझबूझ का इस्तेमाल करके करता है। तो हमेशा शिक्षित और जागरूक जनता है वो सूझबूझ का इस्तेमाल करके जनमत का निर्णय या जनमत का निर्माण करती है। तो लोकतंत्र की सफलता के लिए ये जरूरी है क्या? शिक्षित और जागरूक जनता का होना जरूरी है। अब शिक्षित और जागरूक जनता क्यों जरूरी है? वो क्या करती है कि शिक्षित जनता ही लोकतंत्र की समस्याओं, यानी क्या क्या समस्या उनको अच्छी तरीके से जानती है तथा इसकी प्रक्रिया को समझती है। यानी कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, अनपढ़ और योग्य व्यक्ति होते हैं, उनको पता ही नहीं लोकतंत्र है क्या, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में अपना कितना योगदान है, शासन व्यवस्था में अपनी किस रूप में भागीदारी हो रही है। और पढ़े लिखे शिक्षित जागरूक को सबको पता है हमारा कितना कहां तक योगदान है, हम शासन व्यवस्था में हमारी क्या भागीदारी है, वो अच्छी तरीके से जानते हैं। तो ऐसे लोग क्या करते हैं कि सरकार के द्वारा जो भी निर्णय लिए जाते हैं या लोकतांत्रिक अगर कोई कार्य किया जा रहा है, निर्णय लिया जा रहा है, तो
सरकार के विरुद्ध सरकार की आलोचना करते हैं, उनके ऊपर नियंत्रण रखने की कोशिश करते हैं। इसलिए शिक्षित और जागरूक जनता का होना जरूरी है। तो इसमें देखो, ऐसे शिक्षित और पढ़े लिखे जो व्यक्ति लोकतंत्र की समस्या को या इसकी प्रक्रिया को समझने में समर्थ होते हैं और स्वस्थ जनमत का निर्माण करते हैं, और सरकार की लोकतंत्र विरोधी का मतलब है जो कार्य लोकतांत्रिक तरीके से नहीं हो रहा है, वैधानिक तरीके से नहीं हो रहा है, ऐसे कार्य, ऐसे नियम नीतियों की वो लोग क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। कौन? जो समझदार है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है वो, और सरकार के ऊपर नियंत्रण रखने का भी कार्य करते हैं। अगला आवश्यक परिस्थिति लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए है जनमत का निर्माण। जनमत के निर्माण से आशय है कि व्यक्ति को, जनमत के निर्माण का मतलब है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस को स्वतंत्रता, जिसमें जैसे रेडियो, टीवी, दूरदर्शन, साहित्य, इन पर सरकारी सेंसरशिप नहीं होना चाहिए, यानी सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। सीमित शासन की बात, यानी सरकार या राज व्यवस्था का अनावश्यक रूप से किसी भी मामले में हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, उनका नियंत्रण नहीं होना चाहिए, उनकी स्वतंत्रता में कटौती नहीं होनी चाहिए। जिसे क्या है, अब इसमें देखो प्रेस वाले क्या करते हैं, जन जन तक संचार, संदेश पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार की नीतियों को पहुंचाने का काम करते हैं, सरकार के द्वारा जो कार्य किए जा रहे हैं उनको लोगों को परिचित कराते हैं। अब सरकार प्रेस के ऊपर नियंत्रण रखेगी, सेंसरशिप लगा देगी, ऐसी स्थिति में प्रेस वाले सरकार के दबाव में आकर के कार्य करेंगे तो वहां व्यक्ति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हनन होगा। जो एक व्यक्ति विशेष के लिए जो सूचना देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाएंगे, यानी सरकार के नियंत्रण में मीडिया वाले काम करेंगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए लोकतंत्र के सफल संचालन के लिए। तो इसमें देखो, जनमत के निर्माण से आशय है कि व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, प्रेस की स्वतंत्रता, रेडियो जिसमें सिनेमा, साहित्य, दूरदर्शन इत्यादि पर सरकार का नियंत्रण नहीं होना चाहिए। और अगली आवश्यक परिस्थिति है लोकतंत्र के सफल संचालन में, जिसमें है नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र का होना जरूरी है। इसमें देखो, जब समाज में नागरिक नैतिक व राष्ट्रीय चरित्र श्रेष्ठ होता है, वह लोकतंत्र की सफलता बढ़ जाती है, लोकतंत्र सफलतापूर्ण कार्य करता है। यानी इसमें सारे समाज के जो नैतिक आदर्श मूल्य है उनको जो व्यक्ति व्यवहार में लाएंगे तो वहां एक लोकतांत्रिक परंपरा, लोकतांत्रिक व्यवस्था देखने को मिलेगी। हाँ, आगे देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए सत्ता का विकेंद्रीकरण तथा स्थानीय स्वशासन की स्थापना होनी जरूरी है। इसमें देखो, सत्ता का विकेंद्रीकरण का मतलब होता है शक्तियों का बंटवारा, शासन शक्ति किसी एक वर्ग तक सीमित नहीं होनी चाहिए। और स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है अपने ऊपर अपना शासन, यानी स्थानीय जगह पर रहने वाले व्यक्ति ही स्थानीय जगह का शासन करते हैं। जैसे स्थानीय स्वशासन का उदाहरण ले तो पंचायती राज, जिसके 3 स्तर, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद। और नगरीय निकाय स्थानीय स्वशासन, जिसमें नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम, इनका स्थानीय स्वशासन का होना जरूरी है, तब लोकतंत्र सफल होगा। इसमें देखो, लोकतंत्र का आधार होता है सत्ता का विकेंद्रीकरण। जहां सत्ता का विकेंद्रीकरण है वहां लोकतंत्र है, और जहां सत्ता का केंद्रीकरण है वहां अधिनायक तंत्र है, वहां तानाशाही शासन है। तो अधिनायक तंत्र का आधार क्या हुआ? सत्ता का केंद्रीकरण। तो लोकतंत्र का आधार सत्ता का विकेंद्रीकरण है और अधिनायक तंत्र का आधार होता है सत्ता का केंद्रीकरण। अब देखो, लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण का उदाहरण स्थानीय स्वशासन है। लोकतंत्र में सत्ता का विकेंद्रीकरण का उदाहरण क्या है? स्थानीय स्वशासन है, जिसमें पंचायती राज के 3 इकाइयां और नगरीय निकाय की 3 इकाइयां, ये सत्ता का विकेंद्रीकरण का एक उचित उदाहरण है। आगे देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है? नागरिक स्वतंत्रता जरूरी है। नागरिक स्वतंत्रता में देखो कौन कौन सी स्वतंत्रता, जिसमें अपना विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, सभा सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की स्वतंत्रता, ये होनी जरूरी है। लेकिन ये आंदोलन वगैरह जो करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन तरीका आंदोलन का क्या होना चाहिए? वैधानिक होना चाहिए, यानी आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। ऐसा नहीं आंदोलन कर रहे हैं, तोड़फोड़ कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, उपद्रव फैला रहे हैं, किसी की जान ले रहे हैं, किसी के दुकान में आग लगा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन होना चाहिए।
तो इसमें देखो नागरिक स्वतंत्रता में लोकतंत्र की सफलता के लिए नागरिक स्वतंत्रता का होना जरूरी है। नागरिकों को स्वतंत्रता मिलती है, इसका मतलब वहां लोकतंत्र है। यानी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य दोनों होते हैं, जबकि अधिनायक तंत्र जहां है, तानाशाही शासन है, वहां व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ कर्तव्य होते हैं, अधिकार नहीं होते हैं। तो नागरिक स्वतंत्रता का होना जरूरी है कहां? जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अगर सफल होती है वहां। लोकतंत्र सीमित शासन के सिद्धांत को मानता है, यानी अब लोकतंत्र में सीमित शासन के सिद्धांत को महत्व दिया जाता है। सीमित शासन के सिद्धांत का मतलब यह होता है कि संविधान द्वारा नागरिकों को जो प्रदान की गई मौलिक स्वतंत्रता है ना, उस पर सरकार क्या करती है? नियंत्रण नहीं रखती है, उनके अधिकारों को सीमित नहीं करती है अनावश्यक रूप से। आवश्यकता पड़ने पर उनके अधिकारों में कटौती की जा सकती है। जैसे राष्ट्र के अंदर आपातकाल यानी आपातकालीन शासन लागू हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में नागरिकों के मौलिक अधिकारों को सीमित किया जा सकता है। यानी अनावश्यक रूप से किसी भी प्रकार की स्वतंत्रता में कटौती नहीं की जा सकती है। तो इसलिए यह सीमित शासन के सिद्धांत को दर्शाता है। सीमित शासन के सिद्धांत का मतलब है कि संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदान की गई मौलिक स्वतंत्रता पर नियंत्रण नहीं होना चाहिए, और नागरिकों की मौलिक स्वतंत्रता, जैसे मैंने पहले कहा था, विचार प्रकट करने की, संकल्प मनाने की, सभा सम्मेलन का आयोजन करने की, शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करने की, चुनाव लड़ने की, राजनीतिक पार्टी बनाने की, ये सभी स्वतंत्रता मिलती है। आगे देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए क्या जरूरी है? लिखित संविधान और लोकतांत्रिक परंपराओं का भी होना जरूरी है। लिखित संविधान से अभिप्राय यह है कि संविधान की जो भाषा है ना, वो स्पष्ट होनी चाहिए, जिससे क्या होता है कि किसी विषय की व्याख्या करने में या उनको समझने को लेकर के किसी भी प्रकार का कोई विवाद न हो। विवाद से बचने के लिए संविधान की भाषा सुस्पष्ट होनी चाहिए, सारी बातें उल्लेखित लिखित होनी चाहिए। इसके अलावा क्या होना चाहिए कि संविधान में संशोधन की जो पद्धति है, यानी संविधान में संशोधन करने की जो प्रक्रिया है ना, वो लचीली नहीं होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। कठोर होगी तो क्या होगा कि अनावश्यक संशोधन संविधान में नहीं किया जा सकता। नहीं तो क्या होता है, अगर लचीली पद्धति होगी संविधान संशोधन की ना, तो सत्तारूढ़ दल है वो अपने फायदे के लिए, सत्ता के लोग के लिए वो ऐसा संशोधन करेगी जिनकी वजह से वो तानाशाह बन सकता है। यानी एक बार सरकार बनने के बाद में संविधान में ऐसा संशोधन कर देगा 20, 25, 30 साल तक किसी भी प्रकार का कोई चुनाव नहीं होगा, तो वो जनता का उस पर नियंत्रण नहीं होगा, यानी वो तानाशाह बन सकता है। तो संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए? जटिल होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए, लचीली नहीं होनी चाहिए। इसलिए हमारे भारतीय संविधान निर्माताओं ने भी संविधान में संविधान संशोधन करने के लिए संविधान का अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। संविधान में संशोधन तीन प्रक्रिया से होता है। संविधान के कुछ एक प्रावधान ऐसे हैं जिसमें संसद के दोनों सदनों से साधारण बहुमत से प्रस्ताव पारित करके संशोधन कर दिया जाता है। कुछ प्रावधान जिसमें संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 2/3 विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होता तब संशोधन किया जाता है। और तीसरी जटिल प्रक्रिया में क्या होता है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत प्लस आधे या आधे से ज्यादा राज्य विधानमंडल से या विधानसभा की स्वीकृति के बाद में संविधान में संशोधन किया जाता है। तो इस प्रकार संविधान में संशोधन की जो प्रक्रिया वो भी क्या होनी चाहिए? जटिल होनी चाहिए, जिससे क्या होगा, संविधान में अनावश्यक संशोधन नहीं हो सकता है। अब लचीली और कठोरता, जैसे अमेरिका की संविधान संशोधन की प्रक्रिया बहुत कठोर है, तो ये ऐसे कठोरता का जो अपना जो प्रावधान लिया गया वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला देखो, अगर कठोर नहीं होगी, इसी में देखो, अगर संविधान संशोधन की पद्धति कठोर नहीं होगी तो जैसे जर्मनी में हिटलर ने किया था, वो तानाशाह शासक बन गया था। तो इस प्रकार शासक की तानाशाही को रोकने के लिए संविधान में संशोधन की प्रक्रिया थोड़ी जटिल होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। अगली देखो, ये किसमें और है, संविधान लिखित और लोकतांत्रिक परंपराएं। लोकतांत्रिक परंपराएं से क्या अभिप्राय है? लोकतांत्रिक परंपराएं से आशय क्या है? ऐसे नियम और व्यवस्था से है जिनका वर्णन हमें न तो संविधान में मिलता है या न कहीं और मिलता है, लेकिन ये नीतियां, ये नियम, ये व्यवस्था है ना, वो संवैधानिक प्रक्रिया के अनुसार होती है, यानी उचित होती है, न्याय संगत होती है। तो वो हो गई लोकतांत्रिक परंपराएं, यानी प्राचीन समय से चली आ रही वो प्रक्रिया जो उचित है, न्याय संगत है, विधिक है, विधि के अनुसार है, वो लोकतांत्रिक परंपराएं कहलाती है। अगला देखो, लोकतंत्र की सफलता के लिए स्वतंत्र व शक्तिशाली न्यायपालिका का होना जरूरी है।
अब देखो न्यायपालिका क्या है, सरकार का एक अंग है। सरकार के 3 अंग जैसे व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। तो न्यायपालिका है वो सरकार के व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करती है। तो स्वतंत्र, निष्पक्ष और शक्तिशाली न्यायपालिका होगी तो क्या होगा, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता को रोकी जा सकती है। यानी व्यवस्थापिका कोई ऐसा अवैधानिक कानून न बना दे या न्यायपालिका अवैधानिक तरीके से किसी कानून या नीति को लागू न कर दे, उनके ऊपर नियंत्रण रखने का कार्य करेगी। व्यवस्थापिका के द्वारा बनाया गया जो नियम अवैधानिक है तो न्यायपालिका स्वतंत्र होगी, तो वो क्या करेगी, ऐसे कानूनों को अवैध करार देगी। यानी न्यायपालिका के पास में एक न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है जिसके तहत वो संवैधानिकता की जांच करती है। संवैधानिकता की जांच करने का मतलब है जो काम, जो नियम नीतियां संवैधानिक प्रावधान के अनुसार नहीं होती है, ऐसे नियम नीतियों को न्यायपालिका लागू नहीं होने देती है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति कहते हैं। तो ये व्यवस्थापिका और कार्यपालिका की स्वेच्छाचारिता को रोकने का काम करती है न्यायपालिका। न्यायपालिका व्यवस्थापिका और कार्यपालिका पर क्या रखती है, नियंत्रण रखती है, इसलिए इनका शक्तिशाली होना जरूरी है। अगर न्यायपालिका नहीं है तो वहां लोकतंत्र की भी कल्पना नहीं की जा सकती। अगला जो आवश्यक परिस्थिति है लोकतंत्र के सफल संचालन की, उसमें योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र। योग्य और निष्पक्ष, योग्य का मतलब है किसी पद के जो व्यक्ति लायक होता है उसमें बुद्धिमत्ता होती है, विवेक होता है, यानी काम करने की उसमें क्षमता होती है, काम का अनुभव होता है उसको, ऐसे व्यक्ति। और निष्पक्ष का मतलब होता है कि उस पद पर नियुक्त होने के बाद में किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं करना। यानी व्यक्ति कैसा होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए। जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर योग्य है, प्रशासनिक दृष्टि से योग्य तो है, लेकिन वो सेवाभावी नहीं है तो भी ठीक नहीं। सेवाभावी होना चाहिए। डॉक्टर का काम है हॉस्पिटल में जाकर के मरीजों को देखना, उनका इलाज करना। ऐसा नहीं डॉक्टर बन गया घर पे बैठा रहता, तो व्यक्ति सेवाभावी होना चाहिए। तो इसमें देखो योग्य और निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र में, लोकतंत्र में प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए नियम और नीतियों को लागू करने का काम कौन करते हैं, कर्मचारी तंत्र करते हैं। यानी जैसे व्यवस्थापिका कानून बनाती है तो कार्यपालिका का काम है कानूनों को लागू करना। कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है, एक राजनीतिक कार्यपालिका जिसमें जैसे राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद वगैरह ये आ जाएंगे, और एक प्रशासनिक कार्यपालिका जिसके अंदर ब्यूरोक्रेट के सदस्य यानी कर्मचारी तंत्र, यानी जितने नौकरशाही के जो लोग हैं ना वो आएंगे। तो व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए नियम नीतियों को लागू करने का काम है वो प्रशासनिक तंत्र, नौकरशाही के लोग करते हैं। अब नौकरशाही के लोग योग्य होने चाहिए और अपने कार्यों के प्रति वो सेवाभावी होने चाहिए। तो इसमें देखो कि लोकतंत्र में प्रतिनिधियों द्वारा बनाए गए नियम व नीतियों को कर्मचारी तंत्र ही लागू करता है, इसलिए कर्मचारी प्रशासनिक दृष्टि से अपने कार्यों में योग्य और कुशल होने के साथ साथ में क्या होना चाहिए, सेवाभावी होना चाहिए। तो वहां अच्छी लोकतांत्रिक व्यवस्था हमें देखने को मिलेगी। अगला है अब योग्य व निष्पक्ष कर्मचारी तंत्र के साथ साथ में लोकतंत्र का जो सफल संचालन कौन करते हैं, राजनीतिक दल करते हैं। तो राजनेताओं का भी योग्य और निष्ठावान होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि राजनेता भ्रष्ट, अवसरवादी, झूठे होते हैं तो वो अच्छे लोकतंत्र का सफल संचालन नहीं हो सकता है। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का संचालन राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, इसलिए राजनीतिक दल में राजनीतिज्ञों का, राजनेताओं का योग्य और निष्ठावान होना जरूरी है। तो इसमें देखो लोकतंत्र की सफलता के लिए योग्य, बुद्धिमान तथा लोकतंत्र में निष्ठा रखने वाले राजनीतिज्ञों का होना जरूरी है। राजनीतिक दलों में भ्रष्ट, अवसरवादी, सत्ता के लोभी, लालची व्यक्ति को जगह नहीं मिलनी चाहिए। और दूसरी बात, दल बदल करने वालों को राजनीतिक दल अपने दल में जगह नहीं देना चाहिए। तो ऐसे व्यक्तियों को इस व्यवस्था में शामिल नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। अगला लोकतंत्र की सफलता के लिए सार्वजनिक हित की राष्ट्रीय योजना बननी चाहिए। यानी सरकार के द्वारा, शासन व्यवस्था या राजनीतिक व्यवस्था के द्वारा ऐसी योजना बनाई जानी चाहिए जिसे सबका भला हो। यानी विशेष रूप से सार्वजनिक हित की योजना में गरीबों के कल्याण की योजना बननी चाहिए। गरीबों के कल्याण होगा, आर्थिक समानता स्थापित होगी, तो ऐसी स्थिति में भी लोकतंत्र की सफल संचालन किया जा सकता है। और अगला अपना नेक्स्ट लास्ट बिंदु है, आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति जरूरी है। आधारभूत मामले का मतलब है राष्ट्रीय एकता का कोई विषय है, उसमें राष्ट्रीय सहमति का मतलब है देश के अल्पसंख्यक हो चाहे बहुसंख्यक हो, सबकी सहमति लेना जरूरी है।
और राष्ट्र के अंदर राजनीतिक व्यवस्था का संचालन करने वाले जितने भी राजनीतिक दल है उनकी भी सहमति जरूरी है। जैसे उदाहरण के रूप में आधारभूत मामला अभी वर्तमान में चल रहा है, कोरोना वाला जो है महामारी चल रही है, तो इसमें क्या है कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, अलग अलग राज्यों में अलग अलग दल की सरकार है, लेकिन एक अकेली बीजेपी की सरकार राष्ट्र के लिए कोई खास नियम नीतियां या कोई निर्णय नहीं कर पा रही। सभी राज्यों की सहमति से निर्णय किया जा रहा है। जैसे अभी लॉकडाउन चल रहा है तो अकेला मोदी लॉकडाउन में महत्वपूर्ण भूमिका अकेली मोदी की नहीं है, मोदी भी प्रत्येक राज्य के मुख्यमंत्रियों से वीसी करते हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा राय जानी जाती है, प्रत्येक राज्य की स्थिति जानी जाती है, उसके बाद में आगे के स्टेप जो निर्णय है वो लिया जाता है। तो लोकतंत्र की सब तो भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था संचालित हो रही है, तो इसमें क्या है आधारभूत मामलों में राष्ट्रीय सहमति है, इसीलिए ये व्यवस्था चलती है। अगर शासक केंद्र में बैठा शासक अकेला निर्णय ले, राज्यों की नहीं सुने, उनकी राय नहीं ले, तो ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं चल सकती है। तो इस प्रकार अपने ये लोकतंत्र का पार्ट होता है पूरा। अगला अपना नेक्स्ट पार्ट है केंद्र सरकार। धन्यवाद।